हेलो, हाय, नमस्कार, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 नवंबर से होने वाली है, जिसमें कि साइंस का 25 नंबर रहेगा साइंस से, और 25 नंबर साइंस के लिए और ग्रुप डी के लिए बहुत अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आप सभी को अभी पता चल गया होगा कि साइंस के लिए एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है, और आप सभी बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कवर करें। सभी बच्चे टीचर्स के नोट्स में या बुक में उलझे रहते हैं, वो नहीं पढ़ पाते अच्छे से। तो आज से हम ये एनसीईआरटी का क्लास सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर ये हमारा अध्याय 1। ये क्लास 9th की अध्याय है, मतलब 9th और 10th की साइंस कितना मायने रखती है वो आप भी समझते हैं। ये मैंने 9th से शुरू किया है। चैप्टर 1 है, अध्याय 1, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर का नाम है। तो हम शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। पहले देखते हैं, ठीक है। आप सब भी पढ़ेंगे ध्यान से, और जो इसमें इम्पोर्टेंट हमें लगेगा हम उसका अंडरलाइन करते चलेंगे कि बाद में हम फिर इसे यदि एक पलक में देखना हो तो हम देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला लाइन है, कहते हैं कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। मतलब हम अपने आसपास जो भी चीज़ देखते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, पेन से कॉपी हो गया, डेस्क हो गया, मार्कर हो गया, जो भी चीज़ है हम उसे पदार्थ कहते हैं। यानी उसमें आकृति हो, आकार हो, बनावट, अलग अलग बनावट है। जैसे कलम की आकार अलग है, बेंच की आकार अलग है, गिलास की आकार अलग है, बोर्ड की आकार अलग है। तो हम इन चीज़ों की बनावट अलग है, जिसमें आकार आकृति हो, हम उसे पदार्थ कहते हैं। उसके बाद कहता है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि हम पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। उसके बाद कहते हैं कि ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, और यह कुछ स्थान घेरती है, यानी आयतन। मतलब हम आयतन उसे कहते हैं कि वो जितना स्थान घेरता है हम उसे आयतन कहते हैं। और जितनी भी वस्तु है उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, चाहे कोई भी हो। जैसे हम कोई चीज़ चीनी लाने ही जाते हैं दुकान से, तो आधा किलो लाते हैं, उसमें आधा किलो वो तो द्रव्यमान हुआ। कुछ भी लाने जाते हैं तो यानी सभी चीज़ों में द्रव्यमान होता है। उसके बाद कहता है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 मूलभूत वर्गीकृत किया। मतलब हम, सही बात है कि हम जब से पैदा लेते तभी से हम हर चीज़ों को जानने का कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि हम कोई चीज़ नया देखते तो मम्मी से पूछते हैं, मम्मी ये क्या चीज़ है। तो मतलब हम कहीं ना कहीं जब से पैदा लेते, जब से धरती पे आते हैं, तो हम अलग अलग चीज़ों के बारे में समझना, पढ़ना, जानते हैं और जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो उनको 5 तत्व में बांटा गया है। ये 5 तत्व है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उसके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों के से ये सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक है, यहाँ तक 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा आरआरबी ग्रुप डी में, मतलब ग्रुप डी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। जो आएगा हम उसे अंडरलाइन करके देंगे, और इसका पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या कहता है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये याद रखने योग्य बात है, आप इसे चाहे तो याद रख सकते हैं। हम इसे अंडरलाइन करते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इस अध्याय में हम
इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं के आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। ये सब याद करने योग्य बातें नहीं है। चलिए अब इधर आते हैं। अब ये रहा पदार्थ का भौतिक स्वरूप 1.1। ये एक लाइन आप इसे याद कर सकते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप मतलब पदार्थ की क्या स्वरूप होती है, हम उसे याद करेंगे। ठीक है, तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप आप इसे याद कर सकते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। सही बात है कि पदार्थ कणों से मिलकर, जैसे कि हम यदि कोई भी चीज़ है जो मतलब प्लास्टिक का डब्बा ही हो गया, वो एक कण से मिलके बना होता है। जैसे हम दीवार बनाते थे, एक ईंट से मिलके बना होता है, वैसे ही हर पदार्थ जो होता है पदार्थ कणों से मिलके बना होता है। तो आपको ये ऑप्शन दे दिया जाएगा कि पदार्थों का भौतिक स्वरूप, उसमें 3 सही दे दिया जाएगा, 1 गलत दिया जा सकता है, या 3 गलत दे देगा, 1 सही दे दिया जाएगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद कहता है कि बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा की यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। ये सब चीज़ें याद करने योग्य नहीं, बस आप इसे इतना ही याद करेंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, बस यही पूछा जाएगा। कहता है कि आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि यह सतत है या कणों से मिलकर बना है। अब चाहे तो इस क्रियाकलाप को चलिए हम देखते हैं। अरे यार, इन प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब नींबू पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया। इधर देखते हैं चित्र, ये रहा। ये सब याद करने योग्य बात नहीं, बस अब दूसरा पॉइंट ये रहा, आप इसे याद कर सकते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, ये देख सकेंगे। पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, क्रियाकलाप के माध्यम से दिखाया गया। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल 100 ml पानी में घोलें। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इस प्रकार घोल को 5 से 8 बार तनुकृत करते रहें। क्या जल अब रंगीन है? सीधी सी बात है, धीरे धीरे फीकी होती होती मतलब पानी ही बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये सब क्रियाकलाप है, ये सब पढ़ने योग्य बातें नहीं है, बस हम उसी पॉइंट को देखते चलेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। बस हम उसी पॉइंट को पढ़ेंगे और उसी पॉइंट को हम अंडरलाइन भी करेंगे। एक बात होती है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, तो हाँ, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे कभी आप देख पाएंगे, यदि हम पानी में हाथ डालते हैं तो हम इसी कारण हाथ डाल पाते हैं कि उन्हों के कणों के बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है, इसी कारण हम पानी में हाथ डाल पाते हैं। तो आगे के पॉइंट हम देखते हैं, चलिए। उसके बाद है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। सही बात है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यदि गतिशील नहीं होगा, यदि सब जगह रुका हुआ रहेगा तो वो पदार्थ बन ही नहीं पाएगा, वो ठोस
ठोस रह नहीं पाएगा। तो क्या कहते हैं, पदार्थ के कण हमेशा निरंतर गतिशील होता है। ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे, यही सब पॉइंट है जो याद रखने योग्य बातें हैं। उसके बाद है ये सब क्रियाकलाप है, इन सब को हम नहीं पढ़ना है। अब एक इधर से देखते हैं। पदार्थ के कण हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या कहता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सही बात है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस क्रियाकलाप को हम पढ़ के देखते हैं। इस खेल को एक मैदान में खेले। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह इदमिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें। उसके बाद कहता है कि दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल ऊपर के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानवों की श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का कहाँ गया। हाँ, चौथा समूह किधर गया। चौथा, छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों के एक दूसरे का सबसे अधिक बल से पकड़ कर रखा था? सीधी सी बात है, जो चारों पीछे से हाथ पकड़ के रखे थे वही मजबूत होगा। तो एक लोहे की ये सब क्रियाकलाप है। इतना पढ़ेंगे तो फिर हम नहीं पढ़ पाएंगे। बस सिर्फ हमें वो क्या कहते हैं, बस जो मेन पॉइंट है हम उसी को पढ़ते चलेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ कुर्सी वायु स्नेह निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? तो पदार्थ अभी आपने पढ़ा था, पदार्थ उसी को कहते हैं जिसमें आकार हो, आकृति हो, माप हो, उसके बाद वजन हो, कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, तो उसी को कहते हैं। तो कुर्सी में द्रव्यमान हो जाएगा, तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा? कुर्सी हो जाएगा। वायु भी नहीं होगा, उसके बाद स्नेह भी नहीं होगा, गंध भी नहीं होगा, गिरना भी नहीं होगा। बादाम में वजन होता है, आकार होती है, आकृति होती है, ये विचार नहीं होगा। शीत, ये तो बरसात ये तो ठंड की मौसम है, ये भी नहीं हो सकता है। नींबू में आकृति होती है, वजन होती है, ये हो जाएगा। पानी हो जाएगा। इत्र हो जाएगा, लेकिन इत्र की सुगंध ये नहीं होगा। उसके बाद कहता है, निम्नलिखित परीक्षणों के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाने तो इसका कारण ये है कि हम गर्मा गर्म भोजन में क्या होती है कि गर्मा गर्म भोजन का गंध जो है वो आसानी से निकल पाता है, यानी भाप के माध्यम से गंध निकलता है और हवाओं में मिल जाती है, और उस हवाओं के द्वारा हमारे नाक तक पहुंच पाती है। और ठंडे खाना में क्या होती है कि वाष्प तो निकलती नहीं है, जिसके कारण वो हवा में मिल नहीं पाता है और हमारे पास पहुंच नहीं पाती है। इसी कारण हमें भोजन के पास जाना होता है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है? अभी बताया था कि आप पानी में पैर हाथ को क्यों चला पाते, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होती है। तो यही कारण है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, इसी कारण गोताखोर पानी को काट पाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है? पदार्थ के कणों की विशेषता है, पदार्थ के कण हमेशा निरंतर गतिशील होते हैं। उसके बाद कण आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। उसके बाद कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। यही है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। ध्यान देंगे आप, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है।
चलिए पढ़ते हैं। हमारे आसपास के पदार्थों को क्या लिखा है? हमारे आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें ये कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्था है उसके कणों को विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के गुणों को विस्तार में अध्ययन करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि पदार्थ के कणों की कितनी अवस्था है। तो पदार्थ के अपने 3 रूप में होते हैं। पहला ठोस, द्रव और गैस। मतलब हमारे प्रश्न पूछा जाएगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। अभी आप 3 पढ़ेंगे, अब 10वीं वाली बुक पढ़ेंगे तो हम उसमें 4 पढ़ेंगे। एक होता है बॉस आइंस्टीन ठोस अवस्था, ऐसे ही होता है। चौथा, अभी 3 पढ़ते हैं, उसके बाद आगे की हम पढ़ते हैं। ठोस अवस्था, ये फिर से क्रियाकलाप दे दिए गए, हम बस जो मेन पॉइंट है उसी को पढ़ते चलेंगे। ये क्रियाकलाप नहीं, क्या कि हम तो नम्मा का पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब 9th के लिए बोर्ड का तैयारी तो कर नहीं रहे, तो बस हम उसी को पढ़ते चलेंगे, मेन पॉइंट जो होगा उसी को। ठीक है, तो उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। कहाँ उपरोक्त सभी उदाहरण, देख तो लें कौन सा है उदाहरण। अच्छा, मतलब ये जो दे रखा है पेंसिल, हथौड़ा, ये सब ठोस के हैं। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। यानी हमें यदि ठोस की परिभाषा पूछे या ठोस का गुण पूछे तो हम कह सकते हैं कि ठोस एक निश्चित आकार होती है, उसमें निश्चित स्पष्ट सीमाएं होती है तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर भी ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता, ये दृढ़ होते हैं। यानी हमसे कोई यदि ठोस की सिंपल भाषा में हम बता रहे हैं, यदि ठोस की परिभाषा पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि निश्चित आकार, निश्चित आकृति और निश्चित आयतन हो तो उसे हम ठोस कहते हैं। और जो बाहरी चोटों से वो टूट सके लेकिन वो अपनी आकृति न बदले तो उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे अब आगे हम पढ़ते हैं क्या दिया है। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? रबर बैंड तो आप जानते हैं, रबर बैंड किसे कहते हैं। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? सोच के बताएंगे। ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, ये सब कुछ फिर भी हम देख लेते हैं। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेती है। क्या ये ठोस है? ये पता नहीं क्या होगा, आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे ये क्या होगा, हमें भी नहीं पता। स्पंज क्या है? स्पंज यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव नहीं है। क्यों? ये सभी ठोस ही है क्योंकि ये सभी ठोस है। यहाँ मिल गया हमें आंसर। ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि, उसके बाद कुछ बताता है क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, तो इसी कारण यह क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट जार में रखे, इनके क्रिस्टलों में आकार नहीं बदलती है। सही बात है, भले वो चीनी 1 किलो 2 किलो चीनी लेते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, लेकिन क्या ये चीनी के दाने की आकार बदलती है? नहीं बदलती है, तो ये भी ठोस होगा। स्पंज में स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है जिससे इसका संपीड़न संभव है। सही बात है, तो ये भी ठोस है। आपसे कोई पूछेगा स्पंज यानी रसगुल्ला क्या है, ठोस है या द्रव्य या गैस क्या है, तो आप बता देंगे ठोस हो जाएगा। रबर भी ठोस हो जाएगी। उसके बाद यदि चीनी
या शर्करा, उसकी आकृति तो मतलब वो बोलेगा कि प्लेट में रखने पे बदल जाती है, गिलास में रखने पे बदल जाती है, या अन्य किसी बर्तन में रखने पे बदल जाती है। तो आपसे पूछेगा ये क्या है, तो बताएंगे कि आप ठोस है। एग्जाम्पल में दे सकता है, वो ऑप्शन से बना के एग्जाम्पल में दे सकते हैं। फिर से आ गया क्रियाकलाप, हम इसे नहीं देखेंगे, बस प्रेक्षण से मिलता क्या है उसे देख लेते हैं। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव्य का आकार नहीं, लेकिन कहाँ दिया गया था क्या, यहाँ द्रव अवस्था है ना, इसे देखते हैं। द्रव अवस्था, जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल, जयफल, ये सभी क्या है, द्रव है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन निश्चित आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी आकार का ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं है लेकिन तरल होते हैं। मतलब सीधा भाषा में कह सकते हैं, जिसकी आकार अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो और द्रव्यमान निश्चित हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। आप लिखेंगे प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है, सही बात है। और जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए उसी आकार का ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं है लेकिन तरल है। यानी यदि आपसे तरल या द्रव की परिभाषा पूछे तो आप कहेंगे कि वैसी वस्तु है जिसकी आकार अनिश्चित हो और आयतन आकृति दोनों निश्चित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसों विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, सही बात है। जलीय तंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। जैसे मछली कहाँ से श्वास लेता है, तो जल में जो होता है, जल का फॉर्मूला आता है H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मछली जो श्वास लेती है वो कहाँ से लेती है, आपसे पूछ सकता है कि जलीय जंतु श्वास कैसे लेते हैं, तो जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है कि इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है, सही बात है, तीनों का विसरण संभव है। ठीक है, एक आप इसे भी याद रखेंगे, ये माइंड पेंट हो गई कि इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। यानी हम किसी भी द्रव में द्रव को भी मिला सकते हैं, द्रव को तो मिला ही सकते हैं, जैसे चीनी में तेल मिल जाएगा, तेल में पानी मिला देते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं, उसी तरह द्रव को भी मिला देते हैं, जैसे हाइड्रोजन में गैस को मिला दिया, यानी द्रव ही तो है पानी और उसमें गैस भी है। और ठोस को भी हम मिला देते हैं पानी में, जैसे चीनी को मिला देना, ये तो ठोस को मिला, यानी द्रव में तीनों का विसरण संभव है, यानी हम तीनों को मिला सकते हैं। उसके आगे कहता है, कहाँ गया आजा भाई, उसके आगे कहता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होती है। ये क्वेश्चन भी बन सकती है, ये भी मेन पॉइंट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होती है। ठीक है, यदि पूछेगा द्रव और ठोस में सबसे ज़्यादा किस में रिक्त स्थान होती है, तो आप बताएंगे कि द्रव में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत बाकी है। उसके बाद आता है हमारा गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था
गैसीय अवस्था। आपने कभी आपने कभी आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैसों के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है, उससे पता लगाए कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारा भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। आप पूछिएगा जाके कौन सी गैस है। कोई बात नहीं, आगे हमें पता चल जाएगा। देखते हैं। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने, पहले इतना देखते हैं। हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि पदार्थ की तीनों अवस्था ठोस, द्रव और गैस में सबसे ज़्यादा संपीड़ितता किस में होती है, तो आप बताएंगे कि गैसीय अवस्था में होती है। आगे का पॉइंट है कि हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने, कहाँ गया आ जाए भाई, रिप्रिंट 25 से 26 न्यू बुक है वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में की जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित गैस प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन में एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ितता किया जाता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाना की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई में फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। पीछे भी प्रश्न पूछा गया था, हमने आपको बताया था कि वो जो था खाना का गंध वाष्प के माध्यम से वो वायु में पहुंच जाता है और वायु के माध्यम से हमारे तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है दूर भी जा सकते हैं, फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं या गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। सही बात है, जाती है। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे आसपास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्र होता है। आगे देखने क्या है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है, इसे आप याद कर सकते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इसलिए अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन के दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैसों के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं, ये एक पॉइंट हो सकती है। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, यानी घनत्व बराबर आयतन बट्टे घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन द्रव्यमान बट्टे आयतन। यहाँ है बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई। तो क्या बढ़ते क्रम में सबसे कम, ये तो सही तो है, सबसे कम वायु का होगा, उसके बाद चिमनी के धुआं का होगा, उसके बाद किसका हो सकता है, जल का होगा, उसके बाद शहद का होगा, उसके बाद रुई का होगा, उसके बाद चौक का होगा, उसके बाद लोहा का होगा। ठीक है, उसके बाद पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुण में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करें। पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में गुणों में होने वाले अंतर को आप अभी ने परिभाषा पढ़े थे, आप परिभाषा याद रखिएगा, बस हो गया, ये सब कुछ नहीं है। पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है? देखते हैं आगे। क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है? अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है।
चलिए देखते हैं। रह सकता है ठोस, रह सकता है ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? खोजना चाहिए। देखते हैं आगे मिलता है कि नहीं। 1.1 तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों को गति की ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अत्यधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अत्यधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगती है। एक अवस्था ऐसी आती है जब वह ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। आप इसे याद कर सकते हैं, ये याद करने योग्य बातें हैं। यदि ठोस में तापमान दिया जाए तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा के कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने अनियत स्थान को छोड़कर अत्यधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगती है। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। सही बात, ठीक है। यानी तापमान, यदि किसी ठोस में हम तापमान देंगे तो क्या होगा, ये आपने देख लिया, ठीक है। अब आगे ऐसा भी पूछा जाता है कि यदि किसी ठोस को गर्म किया जाए या तापमान दिया जाए तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आ सकती है, ठीक है। तो उसके कणों की गति में परिवर्तन आएगी। कण की गति अत्यधिक तेजी से कंपन करने लगेगी, ठीक है। उसके बाद कहता है न्यूनतम ताप पर ठोस को पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी अब किसी ठोस में हम जब तापमान देंगे, ताप देंगे, गर्म करेंगे, तो एक ऐसा समय आएगा जब से वो पिघलना लगेगा। यानी जितना ताप, यानी वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहते हैं। यानी वह इसका गलनांक होता है। यानी मानिए कि हम 100 डिग्री पे वो पानी भाप बन जाता है, तो उसी तरह यदि लोहा मानिए 100 या 150 या 200 डिग्री पे यदि लोहा गलना शुरू हो जाता है, तो यानी 200 डिग्री ही उस लोहे के लिए लोहा का गलनांक होगा, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। गलने के लिए प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की संलग्न, क्या दे दिया, गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संलग्न भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। चलिए इसे देखने से पहले एक पॉइंट जिसे हमें देखते हैं। तापमान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन के है। यानी 0 डिग्री C बराबर 273.15 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री C बराबर 273 केल्विन ही मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए और केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 को जोड़ना चाहिए, ठीक है, जोड़ देना चाहिए। आगे पढ़ते हैं।
किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? पता नहीं, देखते हैं। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता। बर्फ को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है कि कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, रुक जाओ, कहाँ गया? चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और गुप्त ऊष्मा ये एक परिभाषा है, फिर से हम समझते हैं क्या कहती है। फिर से कहाँ से गया? इसे आप एक बार पढ़ लेंगे, एग्जाम के टाइम में इसे पढ़ना जरूरी है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बलों को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान के बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, और यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब कि जैसे बर्फ को हम पिघलाना शुरू करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है, यानी हम 100 डिग्री तक देते हैं, तब वो बर्फ पिघलना शुरू होता है। और वो 100 डिग्री तब तक रहता है कि जब तक कि वो पूरा बर्फ पिघल ना जाए। और जब तक बर्फ पिघलता है तब तक तो हम तापमान देते रहते हैं, लेकिन तापमान बदलता नहीं है। तो ये जो तापमान हम देते हैं और ये तापमान बिना बदले वहीं पे निश्चित रहता है, नहीं बदलता है, इसी को हम वो जो ऊष्मा ले लेता है इसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्यमान में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा का आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री C 273 K पर ठोस जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान के बर्फ के कणों की ऊर्जा से अत्यधिक होती है। जब हम क्या कहता है, अर्थात 0 डिग्री C यानी 273 K पर जल के कणों की ऊर्जा की उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अत्यधिक होती है। जल के कणों की ऊर्जा बर्फ के कणों के ऊर्जा से अधिक होती है, ये भी आप याद कर लीजिए। अर्थात 0 डिग्री C पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अत्यधिक होती है, ये भी याद करने योग्य बातें थी। उसके बाद है, जब हम जल में उष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अत्यधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, यानी मतलब यदि किसी द्रव में हम वो अपना तापमान देते हैं तो क्या होता है कि कण एक दूसरे का संपर्क आकर्षण छोड़ देता है और छोड़कर तोड़ देता है और टूट जाता है, तो ये द्रव से गैस में बदलना शुरू हो जाता है। उसके बाद कहता है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। आपसे क्वथनांक का भी परिभाषा पूछ सकता है, तो क्वथनांक का परिभाषा क्या कहते हैं, क्या है, कहाँ गए,
कहाँ गया, रुक जाइए। हाँ, वह तापमान, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? मतलब जिस दाब पर, मतलब जिस तापमान पर वह द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। उसके आगे क्या कहता है? क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 डिग्री के 100 डिग्री C बराबर यानी 300, ये तो आप अभी पढ़े थे ना, फॉर्मूला ये है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हम संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 डिग्री C 100 डिग्री तापमान पर, अर्थात वाष्प, यानी आपको बताया 373 यानी पानी को यदि 373 केल्विन पर गर्म करें या 100 डिग्री C के तापमान पर गर्म करें तो ये भाप बन जाएगी, यानी वाष्प बन जाएगी। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। भाप के कणों में उसी तापमान पर, क्या है, भाप बन जाएगी ना। भाप के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होती है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठीक है, उसके बाद अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा क्या हम किसी एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं? तो हाँ, अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। उसके बाद है कि हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। चलिए इसे भी पढ़ते हैं। ये तो क्रियाकलाप दे रखा है, क्रियाकलाप को छोड़ते हुए आगे देखते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप इसे याद कर सकते हैं, ये याद करने योग्य बातें हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस अवस्था से यानी गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। आप याद रखेंगे कि यानी ठोस से यदि सीधे गैस में बदलेगा, जैसे कपूर को हम हवा में छोड़ देते हैं तो क्या वो द्रव में बदलती है? नहीं बदलती, लेकिन वो गैस के रूप में उड़ जाती है। 1 दिन 2 दिन यदि हम खुला छोड़ दें तो उड़ जाती है। तो यानी आप कपूर से याद रखेंगे कि वो ठोस से गैस में बदलती है तो ऊर्ध्वपातन, और ये गैस से सीधे ठोस में बदल जाना ये निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अगला आगे क्या कहता है हम उसे पढ़ते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक के कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? चलिए इसे भी हम देखते हैं क्या होता है। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैसों में दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। आप इसे भी याद कर लेंगे।
दाब के बढ़ने और तापमान घटने से द्रव में दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर, ATM का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर, यहाँ भी लिखा है, का दाब 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 की अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। क्या लिखा? दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। गैस द्रव में बदल जाती है। कब? दाब के बढ़ने से और तापमान के घटने से। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना CO2 मतलब यानी जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर हो तो आप इसे भी याद कर लें, इसे भी मेन पॉइंट है। जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। पूछ देगा प्रश्न में कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस और दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। सही बात। ये सब आप देखेंगे, ये आप खुद से बना सकते हैं, हम आपका टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था वाष्पीकरण पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए का सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। क्या आपने अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने से यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, क्या है, कहना क्या चाह रहे हो, देखते हैं। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरण में जल का क्या हुआ? सही बात है। या आप देखेंगे कि नदी में भी पानी धीरे धीरे वो धूप के कारण सूख जाती है, या फिर कहीं नदी नाला कहीं भी देखते हैं पानी खुद ब खुद सूख जाती है। या फिर कपड़ा को हम कितना भी भिगो कर रख दें तो यदि धूप तेज होती है तो वो बिल्कुल सूख जाती है और कुछ देर में ही सूख जाती है। तो इस अवस्था में या इस अभिक्रिया में पानी कहाँ जाता है? सही बात है। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होती है। ठीक है, गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों के विभिन्न मात्राओं में गतिज ऊर्जा होती है। सही बात है। द्रवों के सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के कणों का आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सही। कहने का मतलब है कि जो पहले पढ़ते हैं फिर से हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। सही बात है, और कभी रुकते नहीं है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। सही बात है, गतिज ऊर्जा हमेशा होती रहती है कणों के भी। तो द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि मतलब हम तो जानते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है, यानी हमेशा गति करते रहती है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो इतना तेजी से गति करने लगते हैं, इतना तेज गतिज ऊर्जा करने लगते हैं कि वो एक दूसरे के आकर्षण बल
को तोड़ देते हैं, आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। और यही कारण है कि वो क्वथनांक से कम तापमान पर ही वो द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, और इसी से मतलब वो हमारे कपड़े से पानी सूख जाती है और कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, यही कारण है, और इसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। क्रियाकलाप आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, क्रियाकलाप उतना इम्पोर्टेंट नहीं। आगे पढ़ते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट है। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, सही बात, 1 लीटर पानी को यदि आप पूरे छत पे दौड़ा देंगे तो बहुत जल्द सूख जाएगा, और वही आप गिलास में रख देंगे या वो लोटा में रख देंगे तो वो बहुत जल्द, मतलब बहुत टाइम लगेगा सूखने में। तो ये कारण है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण की एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला दें, बोला ना, बस वही बात हुई एग्जाम्पल में। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, ये सब पॉइंट याद करने योग्य है, आप इसे याद करेंगे। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण अत्यधिक तेजी से होता है। ठीक है, उसके बाद है आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी जब आप देखेंगे कि वो ठंड के मौसम में हवा चलती है तो हवा में भी लगता है कि पानी है, उसी को हम कहते हैं आर्द्रता। मतलब वायु में विद्यमान जल वाष्प, यानी जल का जो वाष्प रहता है वो विद्यमान रहता है, इसी को हम आर्द्रता कहते हैं। यानी किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ये आप देख पाते हो, इसका सही एग्जाम्पल है कि ठंड के मौसम में तो वो हवा ही ठंडी रहती है, उसमें तो हवा में ही एक तरह से लगता है कि जल वाष्प यानी पानी मिली हुई है, तो जल्दी से कपड़ा सूख नहीं पाता है। तो यही कारण है कि यानी वायु में जितना कम आर्द्रता होगा तो उतना तेजी से वो जल वाष्प भी होगा, यानी वाष्पीकरण भी होगा। उसके बाद है वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और वायु के तेज होने के कारण जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। सही है, आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। सही बात। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है। हाँ, अब है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। ठीक है, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होते रहता है। सही बात है, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। सही बात। और वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेती है। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता होती है।
यानी कहने का मतलब यदि हम बाल्टी में भी खुले पानी छोड़ देते हैं तो उसमें भी जल वाष्प होते रहती है, और जल वाष्प होगा तो पानी में मतलब हवा में जल मिलेगा तो शीतलता आर्द्रता तो बनेगा ही। यही कारण है कि पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता होती है। ठीक है। जब आप एसीटोन यानी नाखून पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, क्या होती है? ठंडक महसूस होती है ना, ठंडक महसूस। इसके कण अपने हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। सही बात है। इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। ठीक है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के एक उदाहरण दे सकते हैं? सही बात है। उदाहरण क्या दें? ये तो होती है। गर्मियों में हमें सूती के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? चलिए देखते हैं। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आती है। सही बात है। जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत होता है। तो समझ गए क्यों हम सूती कपड़ा पहनते हैं? क्योंकि सूती कपड़ा में वो जल को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है, और जल को अवशोषित करके वो वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसी कारण हम सूती कपड़ा पहनते हैं, और जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है। उसके बाद है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? कहती है कि बर्फीले जल से मतलब जैसे कि आप स्प्राइट लेंगे या कोई ठंडा लेंगे, या गिलास में ही पानी भरी है और ठंडा है, तो क्या होता है कि बाहर यानी जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? यानी पानी तो अंदर से भरा है, बाहर से आप देखेंगे कि बूंद नजर आती है, लेकिन ये क्यों नजर आती है? चलिए पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा। क्या बस थोड़ा ही बचा है, चैप्टर खत्म होने पर है। किसी बर्तन में हम बर्फीले जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे कहते हैं, किसी बर्तन में हम बर्फीले जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे यानी वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे, उसके बाद क्या है, ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। ये है ना, ये तो पढ़े थे। ठंडे पानी में के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। फिर से पढ़ते हैं। क्या नहीं समझे ना? नहीं समझेंगे। किसी बर्तन में हम बर्फीले जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे, आप इसे अंडरलाइन करते चलो। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे
पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। समझ गए? यानी वो जो क्या होता है कि वाष्प हमेशा तो हवा में पानी तो होता ही है, तो वो जो होता है क्या होता है कि बोतल के पास आकर और भी ठंडा हो जाता है, जिससे पानी की बूंदें बन जाती है। यानी पानी के संपर्क में आकर उसका ऊर्जा कम हो जाता है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। ठीक है, ये सब प्रश्न आप खुद देख सकते हैं, ये सब लॉजिकल प्रश्न है, आप खुद पढ़ सकते हैं। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? क्या होता है कि कूलर से पानी आती है, कूलर को पानी के द्वारा हवा में भेजा जाता है, यानी वही जल वाष्प करता है, यानी ऊर्जा देता है और वो मतलब हवा में पानी को मिलाता है, जिससे ठंडक हवा हो जाती है। और यही कारण है कि वो ठीक है। आगे आपने क्या सीखा, बस इसे देखते हैं। आपने क्या सीखा, इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी साइज कैसे बढ़ेगी? द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सही बात है। हमारे आसपास के द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं, ठोस, गैस और ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों के आकर्षण बल सबसे अधिक होते हैं, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों से मध्यवर्ती होती है, मतलब बीच में होता है। तो ठोस के कणों के ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम गैसों के लिए अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होता है। यानी ये जो कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा गैस में अधिक होगा और ठोस में कम और ठोस में ज़्यादा और गैस में कम होती है। यानी ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, सही बात, गैसों के लिए अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व अस्खिल हो सकती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे से फिसल व खसल हो सकती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है, इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रहा, पदार्थ की अवस्था अतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ठीक है, कोई पूछेगा कि आप क्या पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो कैसे? ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाती है, ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में आ जाते हैं, ऊर्ध्वपातन। और निष्पातन हो जाएगा, गैस सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाती है, बिना द्रव में परिवर्तित हो ठोस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यही है निक्षेपण प्रक्रम। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस में आ जाते हैं, और क्वथन की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेती है और द्रवों को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करते। फिर से, वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। ठीक है, सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। सतह के कण
पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, उनके बीच परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रवों का वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: सतही क्षेत्रफल, वायुमंडल के प्रति परित्याग, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, ये तीनों पे। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, सही बात है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वह ताप की ताप की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। उसके बाद संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। उसके बाद कुछ मायने में योग्य राशियां और उनके मात्रक, आप इसे भी याद करें, ये तो पूछी ही जाती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लें। एक बार हम तो यहाँ देख ही लेते हैं, ये क्या बोले, वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तापमान केल्विन, लंबाई मीटर, संहित किलोमीटर, भार न्यूटन, आयतन घन मीटर, घनत्व किलोमीटर प्रति घन मीटर, दाब पास्कल, प्रतीक केल्विन का के, मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, न्यूटन का एन, घन मीटर का एम क्यूब और किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब केजी एम (10⁻³ पास्कल का पी है। तो यही थी आज की पूरी चैप्टर ख़त्म। तो कल हम देखेंगे चैप्टर 2। तो आई होप कि हम आशा करते हैं कि आप सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है, आप सब कुछ समझ पाए होंगे। तो कल भी ऐसे ही बनेंगे और ये कल हम थीम को ब्लैक एंड वाइट कर देंगे। ये अभी भी ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे यदि पीछे का पेज ब्लैक हो जाए और ये जो लिखी हुई वाइट हो जाए तो आसानी होगी कि हम लोगों की आंख पर भी नहीं पड़ेगा। और हम आशा करते हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा हो। आप अकेला पढ़ने बैठते तो बोर हो जाते, हम दोनों ने साथ बैठकर पढ़ा, अच्छा लगा। तो कल भी जुड़ना नहीं भूलिएगा। और हम आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया, या दोस्तों में नहीं शेयर कर सकते, आप अपने छोटे भाइयों को जो 9th में अभी पढ़ रहा है उसे तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो मिलते हैं कल, ठीक है।